क्या कभी सोचा है कि सपनों और संयम के बीच कितना गहरा रिश्ता होता है? क्या कभी महसूस किया है कि किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को तिलांजलि देना कितना कठिन और फिर उस लक्ष्य को पा लेना कितना अद्भुत होता है? ये कहानी उसी तपस्या की है, उसी संयम की है, जो सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। यह कहानी है आकांक्षा की और उसके सपनों के लिए संयम की। बिहार का एक छोटा, शांत सा कस्बा, देवगढ़। यहाँ की सुबह मंदिरों की घंटियों, अज़ान की पुकार और लोगों की आपसी बातों से जीवंत होती थी। गलियों में आज भी वही पुरानापन था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, पहचानता था। इसी कस्बे के एक साधारण से घर में एक असाधारण सपना पल रहा था। आकांक्षा का सपना। आकांक्षा, जैसा उसका नाम था, वैसी ही उसकी आंखों में आकांक्षाओं का समंदर लहराता था। वह देवगढ़ की उन लड़कियों में से नहीं थी जिनका अंतिम लक्ष्य एक अच्छी शादी और घर गृहस्थी होता था। उसके पिता रामकिशन जी एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और माँ सरिता देवी एक कुशल गृहिणी। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं समाज का डर भी था। बेटी की उम्र बढ़ रही थी और देवगढ़ में इसका मतलब एक ही होता था, शादी की चिंता। आकांक्षा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अपनी मास्टर्स पूरी की थी और अब उसका एक ही ध्येय था, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक जुनून था। उसने अपने आस पास व्यवस्था की खामियों को, अपनी माँ जैसी अनगिनत महिलाओं के दबे हुए सपनों को और अपने पिता के माथे पर चिंता की लकीरों को बहुत करीब से देखा था। वह उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि वह उसे भीतर से बदल सके। आज का दिन कुछ अलग था। शाम को जब वह अपनी छत पर किताबों के ढेर के बीच बैठी थी, तो उसकी माँ एक कप चाय लेकर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। बिटिया, कुछ बात करनी थी तुमसे, सरिता देवी ने कहा। आकांक्षा ने किताब से नजरें हटाईं। जी माँ, कहिए। वो शर्मा जी के बेटे रोहन का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का बैंक में मैनेजर है, अच्छा घर परिवार है। सब कह रहे हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आकांक्षा एक पल के लिए चुप हो गई। रोहन, वह उसे जानती थी। कॉलेज के दिनों में वे अच्छे दोस्त थे। एक सभ्य, सुलझा हुआ लड़का जिससे बात करना उसे हमेशा अच्छा लगता था। शायद कहीं ना कहीं रोहन के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं थीं। यह भी वह समझती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप जानती है ना मेरा सपना क्या है? सरिता देवी की आंखों में एक समझदारी की चमक उभरी। जानती हूँ बेटी, लेकिन समाज की चिंता मत कीजिए माँ। मैंने एक फैसला लिया है। अगले 1 साल, सिर्फ 1 साल, मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दूंगी। कोई शादी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। मैंने इसे नाम दिया है सपनों के लिए संयम। यह मेरी तपस्या है माँ, और इस तपस्या में मुझे आपका साथ चाहिए। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि सरिता देवी कुछ कह न सकी। उन्होंने बस अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर दिया। अगले दिन आकांक्षा ने रोहन को पास के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। रोहन उम्मीदों से भरी आंखों से उसे देख रहा था। आकांक्षा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने बुलाया। मैं अंकल आंटी से भी मिलना चाहता था। आकांक्षा ने उसे बीच में ही रोक दिया, लेकिन बहुत नरमी से। रोहन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। शायद किसी और समय, किसी और परिस्थिति में मैं इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचती, लेकिन अभी नहीं। रोहन का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्यों, कोई और है? हाँ, आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा सपना, मेरा लक्ष्य। मैंने खुद से एक वादा किया है रोहन, 1 साल का संयम। मैं अपनी सारी ऊर्जा इस रास्ते पर चलते हुए मैं किसी और के साथ अन्याय नहीं कर सकती, और न ही खुद के साथ। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर लगाना चाहती हूँ। उसकी बातों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक पवित्र निश्चय था। रोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मैं समझता हूँ आकांक्षा, तुम्हारा सपना बड़ा है और बड़े सपनों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उस शाम घर आकर आकांक्षा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और एक एक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया। यह एक अजीब एहसास था, जैसे वह खुद को दुनिया से काट रही हो, लेकिन एक बड़ी दुनिया से जुड़ने के लिए। उसने अपना स्मार्टफोन अपनी माँ को दे दिया और एक पुराना बेसिक फोन ले लिया, जिसमें सिर्फ कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा थी। माँ, आज से ये मेरा फोन है और आपका स्मार्टफोन अब सिर्फ ओटीपी या किसी जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होगा। उस रात जब वह सोने गई तो उसका मन बिल्कुल शांत था।
उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने संयम की पहली आहुति दी है, यात्रा शुरू हो चुकी है। आकांक्षा का जीवन अब एक घड़ी की सुइयों की तरह चलने लगा था। उसकी दिनचर्या किसी तपस्वी से कम नहीं थी। सुबह 4 बजे अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती। देवगढ़ अभी सो रहा होता था, लेकिन आकांक्षा के सपनों का सूरज उग चुका होता था। वह बिस्तर से उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती और अपनी छोटी सी बालकनी में योगा मैट बिछा लेती। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से उसके दिन की शुरुआत होती। यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं था, बल्कि मन को साधने की एक प्रक्रिया थी। वह ब्रह्मचर्य की अवधारणा को उसके आधुनिक रूप में जी रही थी, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं और विकर्षणों से बचाकर एक उच्च लक्ष्य की ओर प्रवाहित करना। योग उसे शारीरिक और मानसिक रूप से उस लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सत्र होता था। पूर्ण शांति। वह अखबार पढ़ती, नोट्स बनाती और दिन के सबसे कठिन विषय को इसी समय पढ़ती थी। उसकी मेज पर किताबों का अंबार लगा था। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमी। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये उसके हथियार थे। सुबह 8 बजे माँ के हाथ का बना सादा नाश्ता और एक कप अदरक वाली चाय। यह दिन का वह समय था जब वह अपने माता पिता से थोड़ी बात करती थी। रामकिशन जी उसे देश दुनिया की खबरें सुनाते और सरिता देवी बस उसे प्यार से देखती रहती, जैसे अपनी बेटी को एक योद्धा बनते देख रही हो। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अध्ययन का दूसरा सत्र। इस दौरान वह उत्तर लिखने का अभ्यास करती। उसकी उंगलियों में स्याही के निशान पड़ गए थे। वह हर उत्तर को ऐसे लिखती जैसे वह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में बैठी हो। समय सीमा का ध्यान, शब्दों का चयन और प्रस्तुति, हर चीज पर उसका पूरा ध्यान होता। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर का भोजन और थोड़ा आराम। इस 1 घंटे में वह कभी कभी शास्त्रीय संगीत सुनती या छत पर टहल लेती, अपनी आंखों को किताबों से दूर खुले आसमान की ओर टिका देती। यह उसका रिचार्ज टाइम था। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तीसरा अध्ययन सत्र। इस समय वह वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ती थी। राजनीति विज्ञान उसका जुनून था, इसलिए यह समय उसे कभी बोझिल नहीं लगता था। वह अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और गांधी के विचारों में खो जाती। शाम 6 बजे पढ़ाई से एक छोटा ब्रेक। वह पास के पार्क में टहलने जाती। जॉगिंग करते हुए वह कानों में हेडफोन लगाकर द बिग पिक्चर या राज्यसभा टीवी के डिबेट सुनती। उसका शरीर और मन दोनों एक साथ काम कर रहे थे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक दिन का अंतिम और चौथा अध्ययन सत्र। इस समय वह दिन भर पढ़े गए विषयों का रिवीजन करती और अगले दिन की योजना बनाती। उसकी दीवार पर एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा था, जिस पर उसका साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य लिखा होता था। हर रात सोने से पहले वह उस दिन पूरे हुए लक्ष्य पर एक टिक लगाती। हर टिक उसे उसकी मंजिल के एक कदम और करीब ला रही थी। रात के 10 बजते ही पूरा देवगढ़ शादियों के संगीत, टीवी सीरियलों की आवाज और पारिवारिक हंसी ठहाकों में डूबा होता था, लेकिन आकांक्षा की दुनिया में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी और पन्नों के पलटने की आवाज होती थी। बाहर से आती किसी बारात की "आज मेरे यार की शादी है" की धुन सुनकर कभी कभी उसका मन एक पल के लिए विचलित होता, लेकिन फिर उसे अपनी मेज पर रखी अपने माता पिता की तस्वीर दिख जाती और उसका ध्यान वापस अपनी किताबों पर केंद्रित हो जाता। उसने अपने कमरे की दीवारों पर प्रेरक वाक्य लिख रखे थे। जब तुम सो रहे हो तब कोई और जागकर पढ़ रहा है। सफलता त्याग मांगती है और सबसे बड़ा बीएसना मसूरी मेरा इंतजार कर रहा है। यह दिनचर्या आसान नहीं थी, यह एकरसता से भरी थी। इसमें कोई मनोरंजन नहीं था, दोस्तों के साथ गपशप नहीं थी, कोई फिल्म या पार्टी नहीं थी। यह एक ऐसी भट्टी थी जिसमें वह खुद को तपा रही थी ताकि सोने की तरह कुंदन बनकर निकल सके। देवगढ़ के लोग उसे देखते तो कानाफूसी करते, लड़की पागल हो गई है, इतनी पढ़ाई करके क्या कलेक्टर ही बन जाएगी। लेकिन आकांक्षा इन सब बातों से दूर अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उसका संयम सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं था, बल्कि लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से भी था। वह जानती थी कि आज जो लोग उस पर हंस रहे हैं, कल वही उसकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। तपस्या चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, एक समय ऐसा आता है जब साधक का मन विचलित होता है। आकांक्षा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तैयारी के 6 महीने बीत चुके थे। शुरुआती जोश और उत्साह अब एक थका देने वाली दिनचर्या में बदल चुका था। कभी कभी सुबह उठने का मन नहीं करता, किताबें बोझ लगने लगती और मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती। एक शाम वह छत पर टहल रही थी। पड़ोस वाली छत पर रिया, जो उसकी बचपन की सहेली थी,
अपने मंगेतर के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। आकांक्षा ने उन्हें देखा और एक गहरी ठंडी सांस उसके सीने से निकल गई। एक पल के लिए उसे अपना जीवन बहुत खाली और नीरस लगा। उसे रोहन का ख्याल आया। क्या उसने सही किया? क्या वह जीवन के छोटे छोटे सुखों को एक अनिश्चित भविष्य के लिए कुर्बान कर रही थी? यह अकेलापन तब और गहरा हो गया जब घर में उसकी दूर की बुआ पुष्पा बुआ का आगमन हुआ। पुष्पा बुआ देवगढ़ की सबसे बड़ी मैचमेकर थी। उनके पास हमेशा लड़कों के रिश्तों का पिटारा तैयार रहता था। अरे सरिता, कब तक अपनी लड़की को किताबों में ही डुबोए रखोगी? देख कैसी पीली पड़ गई है, उम्र निकली जा रही है। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का दिल्ली में इंजीनियर है, अपना घर है, गाड़ी है, और क्या चाहिए? पुष्पा बुआ ने आते ही अपना राग अलापना शुरू कर दिया। रामकिशन जी, जो हमेशा से थोड़े पारंपरिक थे, इस बार बुआ की बातों में आ गए। पुष्पा ठीक कह रही है सरिता, पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर लड़की की शादी सही समय पर हो जानी चाहिए। उस रात घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आकांक्षा अपने कमरे में सब सुन रही थी। उसके पिता की आवाज में चिंता थी और बुआ की आवाज में समाज का दबाव। पापा, मैंने आपसे 1 साल मांगा था, आकांक्षा ने कमरे से बाहर आकर कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन बेटी, रामकिशन जी कुछ कहते, इससे पहले ही सरिता देवी बीच में आ गई। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। दीदी, और आप भी सुनिए, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है। उसने एक सपना देखा है और हम उसके साथ खड़े हैं। 1 साल की ही तो बात है। अगर वह सफल हो गई तो ऐसे हजारों रिश्ते उसके पीछे आएंगे, और अगर नहीं भी हुई तो भी वह इतनी काबिल है कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मां के इन शब्दों ने आकांक्षा को अंदर तक शक्ति से भर दिया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद घर का लैंडलाइन बजा। मां ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनकर मां ने फोन आकांक्षा को थमा दिया। बेटा, विक्रम का फोन है। विक्रम, यह नाम सुनते ही आकांक्षा के दिल की धड़कन बढ़ गई। विक्रम दिल्ली में कॉलेज के समय उसका सीनियर था। एक बेहद आकर्षक और बुद्धिमान लड़का जिस पर आकांक्षा का क्रश था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन आकांक्षा कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाई। पिछले 2 सालों से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। हेलो, आकांक्षा ने धीरे से कहा। आकांक्षा, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली, तो सोचा घर पर ही फोन करूं। मैं अगले हफ्ते देवगढ़ आ रहा हूं, सोचा तुमसे मिलूं। विक्रम की आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी थी। आकांक्षा के मन में एक तूफान सा उठ गया। विक्रम से मिलना, उससे बातें करना, यह ख्याल ही उसे रोमांचित कर रहा था। एक पल के लिए उसका संयम का बांध टूटने को हो गया। उसने मन में सोचा, सिर्फ एक मुलाकात ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने लगभग कह ही दिया था, हाँ जरूर मिलते हैं, कि तभी उसकी नजर अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी। वहां रखी थी उसकी मां की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। ये उनकी जवानी की तस्वीर थी, जिसमें उनकी आंखों में भी सपने चमक रहे थे। आकांक्षा को अपनी मां की बातें याद आ गईं, कैसे वह एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के चलते उनका सपना अधूरा रह गया। तुम मेरा सपना भी जी रही हो बेटी। मां के ये शब्द उसके कानों में गूंज गए। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने मन के सारे द्वंद्व को समेट कर बोली, विक्रम, मैं मिलकर बहुत खुश होती, लेकिन अभी मैं नहीं मिल सकती। मैं एक बहुत जरूरी मिशन पर हूं और अगले कुछ महीनों तक मैं किसी से नहीं मिल रही। मुझे माफ करना। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर विक्रम की आवाज आई, ओके आकांक्षा, मैं समझ सकता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। फोन रखने के बाद आकांक्षा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने संकल्प पर टिके रहने की खुशी के आंसू थे। उसने आज अपने मन की सबसे बड़ी चंचलता पर विजय पाई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, संयम का मार्ग कांटों भरा है, लेकिन हर कांटा जो चुभता है वह आपको और मजबूत बनाता है। इस घटना ने उसे हिला दिया था, लेकिन साथ ही उसे पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ बना दिया था। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को दोगुने उत्साह से झोंक दिया। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ एक लक्ष्य था जो ध्रुव तारे की तरह अटल था। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स की तारीख नजदीक आ रही थी। आकांक्षा का कमरा किसी वॉर रूम जैसा लग रहा था। दीवारों पर भारत और विश्व के नक्शे चिपके थे। मेज पर नोट्स और किताबों का ढेर था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद घुली हुई थी। अब उसकी दिनचर्या और भी कठोर हो गई थी। वह मॉक टेस्ट दे रही थी, अपनी गलतियों का विश्लेषण कर रही थी और करंट अफेयर्स के हर छोटे बड़े पहलू पर नजर रख रही थी। उसके माता पिता
उसकी मेहनत को चुपचाप देखते और मन ही मन प्रार्थना करते। सरिता देवी समय पर खाना, फल और दूध उसके कमरे में रखाती और रामकिशन जी रात को जब देखते कि उसकी लाइट जल रही है तो बस बाहर से ही एक बार दरवाजे को देखकर चले जाते। वे जानते थे कि उनकी बेटी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है और वे उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे। परीक्षा का दिन आ ही गया। आकांक्षा ने सुबह उठकर पूजा की, अपने माता पिता के पैर छुए, उनके हाथों में दही चीनी खाते हुए उसने उनकी आंखों में विश्वास की एक अनोखी चमक देखी। परीक्षा केंद्र पर हजारों की भीड़ थी, हर चेहरे पर एक तनाव था, एक सपना था। आकांक्षा ने गहरी सांस ली और हॉल में प्रवेश कर गई। अगले 2 घंटे वह दुनिया से कट चुकी थी। उसके सामने सिर्फ प्रश्न पत्र था और उसका ज्ञान। उसने हर सवाल को शांति और आत्मविश्वास से हल किया। परीक्षा देकर जब वह बाहर निकली तो उसका चेहरा शांत था। उसने अच्छा किया था, लेकिन वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। रात के करीब 11 बजे थे जब एफसीसी की वेबसाइट पर रिजल्ट की पीडीएफ फाइल अपलोड हुई। आकांक्षा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर सर्च बार में टाइप किया और फिर एक पीली लाइन में उसका रोल नंबर हाईलाइट हो गया। माँ, पापा, हो गया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़कर आए। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। यह खुशी के आंसू थे, महीनों की तपस्या के सफल होने के आंसू थे। उस रात देवगढ़ के उस छोटे से घर में खुशियों का सैलाब आ गया था, लेकिन आकांक्षा जानती थी कि यह सिर्फ पहला पड़ाव है। असली चढ़ाई तो अब शुरू होनी थी। मुख्य परीक्षा, माइंस। मुख्य परीक्षा की तैयारी और भी ज्यादा गहन थी। अब ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण और लेखन क्षमता की भी परीक्षा थी। 9 पेपर और हर पेपर अपने आप में एक चुनौती। आकांक्षा ने खुद को दुनिया से और भी ज्यादा काट लिया। अब दिन में 14-16 घंटे की पढ़ाई आम बात हो गई थी। उसकी उंगलियों में लिखने की वजह से गांठें पड़ गई थीं, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। यह लक्ष्य के प्रति समर्पण का तेज था। उसने अपने नोट्स को बार बार पढ़ा, उत्तर लिखने का अभ्यास किया और अपने वैकल्पिक विषय पर अपनी पकड़ और मजबूत की। यह एक मैराथन थी और वह हर कदम पूरे संयम और धैर्य के साथ बढ़ा रही थी। मुख्य परीक्षा के वे 5 दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। हर दिन 2 पेपर, सुबह और शाम। दिमाग पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता था, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। अंतिम पेपर देकर जब वह बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वह शारीरिक रूप से थक कर चूर थी, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट थी। मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार बहुत लंबा और कठिन था। इस खाली समय में आकांक्षा ने साक्षात्कार इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। यह सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की परीक्षा थी। उसने अपने राज्य बिहार के बारे में, अपने जिले देवगढ़ के बारे में, अपनी रुचियों के बारे में और देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास किया। उसके पिता रामकिशन जी उसका मॉक इंटरव्यू लेते। वे उससे अजीब अजीब सवाल पूछते, उसे उलझाने की कोशिश करते, ताकि वह दिल्ली में बैठे अनुभवी बोर्ड के सामने घबराए नहीं। और फिर वह दिन भी आया जब मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आकांक्षा का रोल नंबर उस लिस्ट में भी था। वह साक्षात्कार के लिए चयनित हो चुकी थी। अब मंजिल सिर्फ एक कदम दूर थी। दिल्ली का धौलपुर हाउस, एफसीसी का मुख्यालय, भारत के कोने कोने से आए होनहार युवा जिनकी आंखों में देश के लिए कुछ करने का सपना था। आकांक्षा ने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास था। यह आत्मविश्वास महीनों के परिश्रम और संयम से पैदा हुआ था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने एक गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया। सामने 5 अनुभवी और विद्वान लोगों का एक पैनल बैठा था। मिस आकांक्षा, अपने बारे में कुछ बताइए, बोर्ड के चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। साक्षात्कार लगभग 30 मिनट तक चला। उससे राजनीति विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बिहार की समस्याओं, महिला सशक्तिकरण और कई स्थिति आधारित प्रश्न, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए। एक सदस्य ने पूछा, मिस आकांक्षा, आप देवगढ़ जैसे एक छोटे शहर से आती हैं। मान लीजिए आपको अपने ही जिले का कलेक्टर बना दिया जाता है, तो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? आकांक्षा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सर, मेरी पहली प्राथमिकता लड़कियों की शिक्षा होगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि हर लड़की स्कूल जाए। दूसरी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े। और तीसरी,
सरकारी योजनाओं का लाभ सही और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जिसमें पारदर्शिता सबसे अहम होगी। चेयरमैन ने अंतिम प्रश्न पूछा, आपने अपनी तैयारी के लिए क्या त्याग किया? आकांक्षा एक पल के लिए रुकी, फिर बहुत ईमानदारी से बोली, सर, मैंने त्याग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपनी ऊर्जा का संरक्षण किया। मैंने क्षणिक सुखों और विकर्षणों की जगह अपने लक्ष्य को चुना। यह एक निवेश था, त्याग नहीं। और मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। उसके इस जवाब से पैनल के सदस्यों के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव दिखा। इंटरव्यू देकर जब वह बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। अब जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार होगा। अंतिम परिणाम का इंतजार सबसे मुश्किल था। दिन कट नहीं रहे थे और रातें बेचैन थी। पूरा परिवार हर पल एफसीसी की वेबसाइट को देखता रहता। और फिर एक दोपहर वह पल आ ही गया। फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुली। हजारों नामों की लिस्ट। आकांक्षा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना नाम खोजा और वहां था आकांक्षा कुमारी, अखिल भारतीय रैंक 57, ऑल इंडिया रैंक 57। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से देखा। हाँ, वही नाम था, वही रैंक थी। माँ, पापा। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रामकिशन जी ने लैपटॉप पर देखा और उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर आए और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बेटी अफसर बन गई, मेरी बेटी आईएएस बन गई। सरिता देवी तो बस रोए जा रही थी। उन्होंने आकांक्षा का माथा चूमा और बोली, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटी। तुमने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह खबर देवगढ़ में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक उसे पागल कहते थे, आज वे मिठाइयों के डिब्बे लेकर उसके घर के बाहर खड़े थे। पत्रकारों और मीडिया वालों की भीड़ लग गई। आकांक्षा का घर एक उत्सव स्थल में बदल गया था। उस शाम जब सब मेहमान चले गए, आकांक्षा अपनी छत पर अकेली खड़ी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और पिछले 1 साल की अपनी यात्रा को याद किया। वह सुबह 4 बजे उठना, वह देर रात तक जागना, वह अकेलापन, वह सामाजिक दबाव, वह मन का भटकाव और फिर उस पर विजय पाना। सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गया। उसका संयम जीत गया था। उसकी तपस्या सफल हुई थी। तभी उसका फोन बजा। एक अनजाने नंबर से कॉल थी। हेलो हेलो आकांक्षा, मैं रोहन बोल रहा हूँ। बधाई हो, मुझे पता था तुम यह जरूर करोगी। आकांक्षा के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। धन्यवाद रोहन, मैंने कहा था ना, बड़े सपनों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने वह कीमत चुकाई और आज तुम विजेता हो। शायद अब सही समय है। अगर तुम चाहो तो हम एक कप कॉफी पर मिल सकते हैं। रोहन की आवाज में एक सम्मान और आग्रह था। आकांक्षा मुस्कुराई। हाँ रोहन, अब मिल सकते हैं। प्यार और रिश्तों ने इंतजार किया था, क्योंकि सपनों को उसकी पूरी तवज्जो की जरूरत थी। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर थी। शीर्षक था, देवगढ़ की बेटी ने रोशन किया नाम। वह तस्वीर में अपनी नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक आत्मविश्वास था और एक जिम्मेदारी का एहसास था। वह सिर्फ आकांक्षा कुमारी नहीं थी, वह अब आईएएस अधिकारी आकांक्षा कुमारी थी, जो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार थी। उसकी कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं थी, यह सपनों के लिए संयम की कहानी थी। यह इस बात का प्रमाण थी कि अगर इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह कहानी हर उस युवा के लिए एक प्रेरणा थी जो अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लिए दुनिया के शोर से दूर चुपचाप अपनी तपस्या में लगा हुआ है।